E, Control Alt E. जो भी नोट आप कर रहे हैं उसके ऊपर डेट डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि डेट वाइज आपको आपका जो लर्निंग है वो आपको याद रहे। प्रैक्टिकल की ऑफिशियली आज पहली क्लास है जी। जिन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है एसक्यूएल सर्वर, कुछ लोग जो इंस्टॉल कर चुके हैं वो साथ साथ प्रोसेस करते रहेंगे जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी भी फंक्शन की समझ नहीं आएगी आप पूछ सकते हैं। जो लोग एसक्यूएल सर्वर यूज़ नहीं कर रहे साथ साथ, उन लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि अगर उनको कोई क्वेश्चन हो तो वो नोट कर लेंगे और जब डिस्कशन एंड होगी उस टाइम पर पूछ लेंगे। ठीक हो गया जी? सर जी। सभी को फायदा है, उन्होंने कहा सर आज बिठा देता हूँ अपना लैपटॉप लेकर। बैठे इस साइड पे बैठे। फर्स्ट स्टेप आसिम भाई बात में करेंगे डिबगिंग। टाइम से पहले आ जाते तो ये मसला सॉल्व हो जाता। डेटाबेस इंजन को कनेक्ट करना है, आवाज ना आइए, अब डिस्कशंस बाद में कीजिएगा। अगर आपको मेन स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है किसी भी सूरत में, अपने लैब्स के ऊपर अपना जो है लैपटॉप रख लेंगे, इस तरफ फेस करना है। अगर साथ साथ यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर बाद में यूज़ करना चाह रहे हैं तो वीडियो देख लेंगे। नज़र आ रहा है जी? हाँ है तो क्लियर, लेकिन मैं जब ऑप्शन दोबारा से रिपीट कर दूंगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। पहली ऑप्शन जो लिखी हुई है हमारे पास, कनेक्ट को प्रेस करने के बाद बहुत सारे वर्जन जो हमारे पास मौजूद हैं एसक्यूएल सर्वर के, उनके पास ये वाला कनेक्ट लिखा हुआ नहीं आता। कनेक्ट का एक आइकन ये वाला, ये आइकन देख रहे हैं, सभी में कनेक्ट लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। और ये जो लिस्ट ओपन होती है इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये ओपन सभी वर्जन्स में नहीं होती है। जो वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है किसी के पास ओल्ड वर्जन हो, तो सभी के लिए ये क्लैरिफिकेशन है। ये पहला स्टेप है जब सक्सेसफुली आपका एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो जाए और उसको कनेक्ट करना है किसके साथ। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो हमने सबसे पहले देखनी है। इंस्टॉलेशन के टाइम पर भी यही चीज़ें देखनी होती हैं। आपने दो फाइल्स डाउनलोड करनी होती हैं, एक डेटाबेस इंजन, सेकंड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। वो मैनेजमेंट स्टूडियो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस क्या चीज़ है? वो मीडियम, वो रास्ता जिसकी मदद से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो शॉर्ट फॉर्म SSMS हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है अपने डेटाबेस इंजन के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वो कोई भी ऑपरेशंस का जो मकसद है वो क्या है या उसको किस लिए यूज़ किया जाता है। हमने डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं। उसमें दो टाइप का डेटा होता है। एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाने वाले हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि हमेशा और सभी यूज़र्स के लिए सेम रहता है। वेबसाइट फॉर एग्जांपल फेसबुक, उसके ऊपर जो लोगो है, क्या आपको मुखातिब कर रहा हूँ जनाब, आपको फेसबुक का लोगो ब्लू कलर का नज़र आता है, आपको किस कलर का नज़र आता है? आपको कुछ ऐसा डेटा जो कि वेबसाइट वालों की तरफ से पोस्ट किया जाता है यूज़र्स के लिए, जो कि सभी के लिए सेम रहे।
यूजर नेम जिस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करते हो सेम है, बैकग्राउंड कलर वाइट ही है ना, और तो कोई नहीं है ना, जहाँ पर आप अपना यूजर नेम एंटर करते हो, ईमेल एड्रेस ऐसे ही है ना, ब्लैक तो नहीं है। इट मीन्स कि ऐसा डेटा जो कि सभी को दिखाना है वो सेम रहेगा, बट अब इसको यूज करते हुए यूजर्स ने जो डेटा क्रिएट करना है वो चेंज होगा। आपका यूजर नेम कोई और है क्या, आपके वाला ये तो नहीं लगा था, आपकी जो पिक्चर आपने रखी हुई है वहां पर कासिम की तो शो नहीं हो रही, मतलब दूसरा जो डेटा है वो सभी लोगों के लिए डिफरेंट है। तो डेटाबेस या डेटाबेस इंजन या डेटाबेस सर्वर हमें ऐसा डेटा सेव करने की ऑप्शन प्रोवाइड करता है जो कि डिफरेंट, हर एक यूजर्स के लिए भी डिफरेंट डेटा क्रिएट करने के लिए सेव करता है, और अगर एक यूजर है तो उसके भी मल्टीपल फाइल्स जो कि उसका यूजर नेम और होगा वो और जगह पर सेव होगा, उसके लिए फील्ड अलग बनी पड़ी होगी। जो पासवर्ड है उसके लिए डिफरेंट जगह, ऐसा नहीं है कि सेम यूजर भी है, उसका मल्टीपल टाइप्स का डेटा है, प्रोफाइल पिक्चर उसका एक डेटा, दूसरी यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड, चौथा ईमेल एड्रेस, इस तरह से मल्टीपल चीजें मल्टीपल टाइम्स पे जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। सपोज एक फंक्शन हम यूज कर लेंगे, कम्युनिकेशन आप उसके ऊपर कर रहे होते हैं, मैसेजिंग, हर मैसेज दूसरे मैसेज से डिफरेंट होता है, हर मैसेज का मकसद दूसरे मैसेज से डिफरेंट होता है, उसका टाइम डिफरेंट होता है। अगर आप मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स के साथ चैटिंग कर रहे हैं तो उनके जो सेंडिंग एड्रेस हैं वो चेंज होते हैं। तो हर एक यूजर इटसेल्फ भी मल्टीपल टाइप्स का डेटा बना रहा होता है। तो जब हमें मल्टीपल टाइप्स का डेटा सेव करना होता है वो हम डेटाबेस या डेटा सर्वर में सेव करते हैं। डॉट नेट के अंदर हमने जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, चाहे से वो वेब के हों या डेस्कटॉप बेस्ड हों, हमें एसक्यूएल सर्वर यूज करना होता है। एसक्यूएल सर्वर का कोई भी वर्जन आप चला सकते हैं, बट रिकमेंडेड जो है वो 2012 और उससे ऊपर जितने वर्जन्स आ चुके हैं, सभी में कनेक्ट करने के लिए अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को अपने डेटाबेस इंजन, 2 फाइल्स डाउनलोड की थी वो दोनों इंस्टॉल हो गई हैं, वर्किंग में है। पहला स्टेप कनेक्टिविटी करने के लिए डेटाबेस इंजन यहाँ से भी जा सकते हैं, यही वाली विंडो ओपन होगी अगेन जी। सर ये रिपीटेड, वो बार बार काम सीखना नहीं और आया ना सर, वो आपने इस पे करवाने लैब में तो सॉफ्टवेयर चाहिए ना सर, कुछ चीजें हैं जो मतलब इसके ऊपर कंप्लीट नहीं हो रही ना, ये बार बार जो आते हैं वो फिर वहीं के वहीं नील हैं, हमारे पास सर फाइल नहीं थी, हम कैसे करते तैयारी इसकी। ये छोटे से एक बहाने मैंने फिर स्पेसिफाई कर दिया कि अपना सिस्टम लेके आएंगे तो सही काम करेंगे। बेटा ऐसे नहीं, फिर क्या मसला है, टेस्टी करवा सर लैपटॉप पे तो प्रिंसिपल साहब आए देखेंगे आपको, छोड़ेंगे क्लास नहीं होगी, अब हम आपको अंदर बिठाएं, आप काम नहीं करते, ऐसा तो नहीं। लैपटॉप बेच रहा हो या तुम तो काम करने लगे, तुम क्यों नहीं काम करते, चीजें पूरी करो सारी, दोबारा ना शिकायत करें, शायद पूरी नहीं है हमारी चीजें ने कहा बच्चे बात नहीं, बाहर यही है, बाहर वाले सर हैशिंग या लगाएं ऑप्शन फाइन करें, फाइन है सर, इनके नंबर शंबर कट रहे हैं जरा, पता चल जाएगा इनको। कनेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शंस, नंबर 1 जो आपको अभी बताया है इस ऑप्शन से, नंबर 2 दोनों में सेम विंडो ओपन होती है। फर्स्ट सर्वर टाइप, जिसके अंदर आपको डेटाबेस इंजन, अब ये वाली वही कनेक्टिविटी है जो कि यहाँ से भी आप कर सकते हैं, उसके अंदर भी यही ऑप्शन नजर आएंगे आपको यहाँ से भी, और इसको ओपन करने के बाद दोबारा से यही वाले ऑप्शन नजर आएंगे। सर्वर इंस्टॉलेशन के टाइम पे लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शंस आती हैं हमारे पास, जितनी चीज़ें आपने वहाँ इंस्टॉल की हैं वो इसके अंदर आएंगी। आप अपना सर्वर किस लिए यूज़ करना चाह रहे हो वो इस फील्ड में स्पेसिफाई करना है। मिस्टर इंस्टॉलेशन बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा सा इधर फोकस करिए।
जो चीज़ इंस्टॉलेशन के बाद वर्किंग करने के लिए आपने यूज़ करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हमने डेटाबेस इंजन के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट चीज़, इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में जो आपने सर्वर का नेम रखा था वहाँ पर ये ऑप्शन आती है इंस्टेंस नेम की सूरत में। आप अपना पर्सनल नेम रख सकते हैं आसानी के लिए, क्योंकि यही नेम कहाँ पर यूज़ होगा आप नोट कर लें बात। सर्वर नेम में जो चीज़ लिखी होती है ये हम कनेक्शन स्ट्रिंग को हाईलाइट अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मैं आपको फर्दर सिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। सर्वर नेम में जो चीज़ लिखी होती है इसको कनेक्शन स्ट्रिंग में सर्वर नेम के लिए यूज़ किया जाता है। ये बात आप लिख लें, सर्वर या सर्वर नेम जो आपकी फील्ड वहां पर आपने लिखनी होगी ना कनेक्शन स्ट्रिंग में, पहली वो है हमारे पास सर्वर। लिख लिए जी, सर्वर या सर्वर नेम कनेक्शन स्ट्रिंग में पहला एलिमेंट है, ये लिख लें। अब कनेक्शन स्ट्रिंग की एग्जांपल एक्सप्लेनेशन। कनेक्शन स्ट्रिंग में तीन चीजें आती हैं जी। नंबर 1 सर्वर नेम, बैग नीचे रख देंगे, सर्वर नेम। नंबर 2 डेटाबेस नेम। नंबर 3 सिक्योरिटी टाइप। अब कनेक्शन स्ट्रिंग में जो पहला एलिमेंट है सर्वर नेम का, वो सर्वर नेम कौन सा है और वो किस लिए यूज किया जाता है। सर्वर नेम कौन सा है वो तो यहां से पता चल गया कि हमारे जो डेटाबेस इंजन का नेम हमने रखा था वो सर्वर नेम है। और वो हमें चाहिए क्यों, जब हमने कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाना होगा। भाईजान आप इधर आ जाइए। जो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट हमने बनानी होगी उसको हमने बताना है कि हमारे सिस्टम में या हमारे सिस्टम से बाहर इंटरनेट के ऊपर जिस सर्वर के साथ आपने कनेक्टिविटी करनी है, आप से मुराद वो सॉफ्टवेयर या वो वेबसाइट जिसके ऊपर हम कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं, वहां पर हमने स्पेसिफाई करना होता है कनेक्शन स्ट्रिंग के पहले एलिमेंट में कि हमने किस सर्वर के साथ अपना राब्ता कायम करना है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के मल्टीपल सर्वर्स हैं फॉर मल्टीपल काम, जितने भी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चैटिंग के लिए उन्होंने सर्वर अलग रखा हुआ है, वीडियो पोस्टिंग के लिए उन्होंने सर्वर अलग रखा हुआ है, ठीक है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो सा सर्वर वीडियो के लिए शेयर किया जाता है वहां पर कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो सर्वर नेम है वो वीडियो वाले सर्वर का आएगा। एक ही वेबसाइट है, मल्टीपल सर्वर्स यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, नेम डिफाइन करके। किसका, सर्वर का। ये ओवरऑल बात क्लियर होगी आपको, कोई कंफ्यूजन। सर्वर नेम का वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर से या कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या काम है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज डेटाबेस नेम। पहले डेटाबेस का इंट्रोडक्शन, वेबसाइट कैसे यूज करती हैं डेटाबेस को, फिर हम डेटाबेस यहां क्रिएट करेंगे। एक वेबसाइट की मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, उसकी एग्जांपल दे दें। एक ही वेबसाइट की मल्टीपल डेटाबेसेस भी हो सकती हैं। एक डेटाबेस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के यूजर जो कि वीडियो पोस्टिंग करते हैं उनके लिए, एक वेबसाइट जो कि इंडिया के यूजर वीडियो पोस्टिंग करते हैं उनके लिए। इसी तरह से मल्टीपल डेटाबेसेस एक सर्वर में पड़ी हुई हैं, वो वीडियो का सर्वर है। इसी तरह से जो दूसरा सर्वर है उसके अंदर चैटिंग का डाटा है, वो भी कंट्रीज के वाइज डिफरेंशिएट किया हुआ है डेटाबेसेस में। क्लियर हो गया, चीजों को डायरेक्शन में रख दिया, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, सिर्फ नेम्स डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन सर, सब पता चल गया बगैर सोचे समझे। ओके, नोट कर लो जो चीजें बता रहा हूं। आपने जब यहां पर सर्वर नेम देखना है तो विदाउट एनी हेजिटेशन कनेक्ट का बटन दबा देना है। बट
उससे पहले जो तीसरी ऑप्शन है इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। यहाँ लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन। जब हमने वेबसाइट के लिए या डेटाबेस को पब्लिश करना है सर्वर्स पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। विंडोज ऑथेंटिकेशन और सर्वर ऑथेंटिकेशन में डिफरेंस क्या है? अगर आपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है या वेबसाइट बनानी है वो इसी सिस्टम पर पड़ी रहेगी। इस सिस्टम के अंदर 1 TB 2 TB मल्टीपल 1000 TB की हार्ड ड्राइव है, सपोज डेटाबेस इसमें रखनी है। अभी इतने ज़्यादा यूजर्स नहीं है, इतना ज़्यादा डाटा नहीं है वेबसाइट का, हमें सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, विंडोज ऑथेंटिकेशन। अगर इसी सिस्टम के अंदर डेटाबेस पड़ी रहेगी फिर करना क्या पड़ेगा, हर टाइम इस सिस्टम को ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस है, सभी लोगों ने इसके अंदर अपना डाटा सेव करना होगा। इसका हम ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वो कैसे करते हैं वो हम लास्ट स्टेज पे देखेंगे, डिप्लॉयमेंट में। क्लियर है? अगर हम ये कहते हैं कि हमने डेटाबेस अपने इस सिस्टम में नहीं रखनी, XYZ सिस्टम है, सपोज किसी पर्सन से पूछा कि क्या आप ऐसा सिस्टम दे सकते हो जो सारा दिन रात चलता रहे, या खुद खरीद के घर में दूसरा सिस्टम रख रहे हो, सस्ते सोर्सेज है ना। अगर किसी से खरीदोगे वो महीने का साल का चार्ज करेगा आपसे। इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज हैं जिसको हम डोमेन सर्विसेज के नाम से जानते हैं, सर्वर और डोमेन सर्विसेज के नाम से। वो पर मंथ पर एनम चार्ज करते हैं। आप लोग पैसे नहीं पे करना चाह रहे, घर में एक सिस्टम फ्री पड़ा हुआ है उसके ऊपर डेटाबेस रख रहे हैं, तो हमें SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करना होगा। और जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जो नीचे ऑप्शंस यूजर नेम और पासवर्ड की डीम हुई पड़ी हैं वो ऑन हो जाएंगी। डिसेबल्ड थी अब एनेबल्ड हो गई हैं, क्योंकि हमने यूजर और पासवर्ड सेट करना होता है इसी SQL के अंदर। किस तरह से क्रिएट करते हैं, डेटाबेस बनाएंगे, पहले टेबल बनाएंगे, फिर उसको यूजर असाइन करेंगे। क्योंकि ये यूजर क्यों बनते हैं जी, यूजर्स क्यों बनते हैं, क्वेश्चन वाई वी क्रिएट, लिखें वाई वी क्रिएट यूजर्स इन SQL सर्वर। आंसर है, नॉर्मल वर्डिंग में बता रहा हूं, जैसे समझ में आए, लिखना चाहें उर्दू में इंग्लिश में। एक ही डेटाबेस के मल्टीपल यूजर्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि हमने यूजर ऑथेंटिकेशंस डिवाइड करनी होती हैं, यूजर ऑथेंटिकेशंस डिवाइड करनी होती हैं। अब ऑथेंटिकेशंस क्या हैं, उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल है, लिख लिया जी। क्योंकि बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो बतानी है, वो लिखना ना, वो सिर्फ समझना है। जिसने जैसे लिखना वो लिख ले, पहले समझ लें। क्योंकि यूजर्स ऑथेंटिकेशंस क्रिएट करनी होती है, ठीक है। आप सुन लो, एक बंदा जिसने वेबसाइट या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनवाया अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सपोज वो ऑर्गेनाइजेशन मेट्रो मॉल, उसके ऊपर HR मैनेजमेंट है। HR मैनेजमेंट के अंदर जो बंदा गेट पर खड़ा है वो सिर्फ क्या नोट कर रहा होता है, आने जाने के टाइमिंग्स। अगर कोई वर्कर उसके साथ सलाम दुआ करके यारी लगा के उसको पैसे पूसे दे के कहे कि सर मेरा टाइम जो है, मैं लेट आया हूँ, 8:30 बजे आया हूँ, 8 बजे का टाइम था, 8 ही लिखना है, 8:30 ना लिखना। एक तो ये चीज कवर होती है ऑटोमेशन से, बायोमेट्रिक के जरिए से कवर हो गया, ठीक है। अब जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटराइज हो गया सिस्टम, HR का सारा काम कंप्यूटराइज चल रहा है। इसके अंदर उसके आने जाने का टाइम, उसकी सैलरी मेंटेन के, उसकी पर मंथ सैलरी कितनी है, पर डे या पर, और जो उन्होंने कैटेगरी रखी हुई है। अब IT टीम में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, अगर वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है किसका, टाइमिंग्स चेंज करने का, डेटा सारा डेटाबेस में सेव हो रहा है। अब ऑथेंटिकेशंस प्रोवाइड नहीं की हुई, सब बंदों को एक रूम की चाबी दे दी है तो सारे आएंगे। किसी को चेंज नहीं किया कि भाई ये सिर्फ 3 से 4 लोगों के पास चाबी है। अब ये था एग्जांपल रियल वर्ल्ड की। फिर कंप्यूटर में क्या है, आपने सिस्टम बना दिया लेकिन यूजर ऑथेंटिकेशन डेटाबेस में क्रिएट नहीं की, जो यूजर एडिट कर सकता है उस टाइम को जो उसके आने जाने वाला है, फिर क्या फायदा हुआ ऑटोमेशन का। दूसरी एग्जांपल इसी सिस्टम में, HR सिस्टम में,
एक पर्सन की तनख्वाह 500 पर डे है, आपने उसकी ऑथेंटिकेशन ही नहीं बनाई कि वो एडिट नहीं कर सकता। ऑथेंटिकेशन क्या है कि ये आईटी का ऑपरेटर इसको एडिट नहीं कर सकता, ना ही टाइम को, ना ही उसकी पर डे सैलरी को। अगर उसने कर दी तो वो 800 लिख दे, 1000 लिख दे। एक रियल एग्जांपल हुई थी, मैं एक जगह आईटी मैनेजर था, वहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट, बिल्कुल चेजअप की तरह का एक मॉल था, मालो बिहाड़ी में। कुछ टाइम के लिए गया था मैं वहां पे। एक ग्रोसरी डिपार्टमेंट का मैनेजर, उसकी नई नई शादी हुई, बेचारे को जरूरत होती थी पैम्पर्स की। अब उसने आईटी मेरी टीम के बंदे के साथ मिलके 5 से 6 सेकंड्स या मिनट्स के लिए पैम्पर के पूरे पैकेट का रेट चेंज कर दिया। वो 600 था, उसने 60 या 65 रुपीज कर दिया। बार कोड मशीन से वो स्कैन हुआ, उसको कितने में पड़ा? हमें कितने का आया हुआ था? सपोज 500 का। नुकसान। कैसा नुकसान? एक तो सॉफ्टवेयर के अंदर वो एडिट वाला ऑप्शन उस लड़के को हमने दिया हुआ था। सॉफ्टवेयर बनाने वालों की या ऑपरेट करवाने वालों की गलती है ना, कि आप उसमें चेक नहीं कर रहे कि यूजर ऑथेंटिकेशंस नहीं देनी। हर यूजर का एक रोल होता है। आईटी ऑपरेटर का ये रोल है, वो सिर्फ डाटा एंटर कर सके, एडिट ना कर सके। उसको सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ऑथेंटिकेशंस प्रोवाइड करनी है, वो डेटाबेस में ही सेट होती हैं कि इस डेटाबेस के अंदर जो डाटा आ रहा है, जिस टेबल में आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इतने यूजर्स जिनका ये पासवर्ड है, जिनका ये यूजर नेम है, उनको अलाउ करें, उसके अलावा अलाउ ना करें। एनी क्वेश्चंस? क्लियर है जी? ऑथेंटिकेशन इसलिए प्रोवाइड की जाती है। स्टार्टिंग के लिए हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन से। तो ये सर्वर नेम चेंज कर सकते हैं। जिस टाइम आपने दूसरा सर्वर यूज करना है, आप दोबारा से नया डेटाबेस इंजन इंस्टॉल करेंगे, उस टाइम आपने जो नया रखना है ना, उसका नेम डिफरेंट रखेंगे पहले वाले से, तो वो एक डेटाबेस इंजन दूसरा क्रिएट हो जाएगा। और जब कनेक्टिविटी करनी होगी मल्टीपल सर्वर से, तो नेम डिफाइन करते रहोगे। क्लियर हो गया? अगर ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसका मैंने नेम नहीं किया, तो इसे आप नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इंस्टॉलेशन के टाइम पर ऑप्शन होती है। क्लियर है जी? कोई सवाल? ऑथेंटिकेशंस के हवाले से कोई क्वेश्चन? सर्वर नेम है सही, वो डेस्कटॉप नेम है, कनेक्ट नहीं हो सकता। एरर्स बाद में देख लेंगे। सीआर साहब, कोई इशू? मिल जाएगा सर जी, मैं पढ़ा लूं? ओके जी। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन, जब आपकी कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाए आपके डेटाबेस इंजन के साथ, पहला स्टेप है जो आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं जी। राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस, जो लोग यूज कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर, वो साथ साथ चलते रहें। सबसे पहली फील्ड डेटाबेस नेम। आप अपना नेम खुद स्पेसिफाई करेंगे। हमने प्रैक्टिकली नेमिंग कन्वेंशंस पहली दफा आपके सामने लिखी हैं। नींद आ रही है? नींद आ रही है? नेमिंग कन्वेंशंस क्या है? किसी भी चीज को या किसी भी फील्ड को हम जब पहली दफा बनाते हैं, उसको हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। थोड़ा सा माइंड, जैसे भाई अपने गरारी चला रहा है, आप लोग भी चलाएं, कि डेटाबेस नेम जो है वो हमने कितने टाइम्स यूज करना होगा। जितनी दफा कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी कितनी दफा हो सकती है आप नहीं बता सकते,
जितने यूजर्स आते हैं हर किसी का अपना डाटा, उसने डेटाबेस के ऊपर कनेक्टिविटी करनी है। साइन अप करने के टाइम जितने लोग आ रहे हैं, साइन इन करने के टाइम जितने लोग आ रहे हैं, पहले पेज पे जो भी फंक्शन है, सपोज वीडियो पोस्टिंग का है, वीडियो एडिटिंग का है, वो हर यूजर अपना अपना कर रहा है, वो बार बार सर्वर के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है, वहां पर डेटाबेस नेम प्रोग्रामेटिकली यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट टाइम आपको वो चेंज करने की जरूरत है, या अगर आप काम करना छोड़ रहे हैं, ऐसे होता है, आप एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर एक टाइम ऐसा आया आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल होगी, आप कोई और काम करना चाह रहे हैं, बट वो काम भी चल रहा है मार्केट में किसी एक जगह, तो आप नेक्स्ट आने वाला जो पर्सन है, अब दो तरह से इसकी मिसाल दूंगा, या तो आप अकेले काम कर रहे हो, अपना अपना काम मतलब अपना बिजनेस है, या फ्रीलांसिंग कर रहे हो। नेक्स्ट आपने अपने क्लाइंट्स छोड़ने तो नहीं है, आपके क्लाइंट्स को कोई ना कोई सपोर्ट तो देगा, वो प्रोग्रामिंग की तरफ से हो, वो डिजाइन की तरफ से हो, तो इसलिए नेमिंग कन्वेंशंस इसलिए सही तरह से यूज रखनी चाहिए, ताकि जो हमने बाद में भी काम करना है उस टाइम के लिए भी, और किसी और आने वाले के लिए भी, आने वाले की पहले एग्जांपल अपना काम किसी और को देना, या आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या उनके साथ बनी नहीं है, आप कहीं और जा रहे हो, तो अगले आने वाले बंदे के लिए फायदा होगा। आपकी लड़ाई इदारे के साथ हो सकती है, लेकिन अगले आने वाले से तो नहीं आप अपना बदला पूरे करोगे ना। नेमिंग कन्वेंशन सही करने से हमें बेसिक जो फायदा होता है वो अपडेशन के टाइम पर होता है, चेंज के टाइम पर होता है। सही तरह से नजर आना चाहिए नेम, ये डेटाबेस नेम लिखा हुआ है, जैसे मैंने कंप्लीट नाम लिखा है, नाम टेस्ट वेब, अब टेस्ट के लिए मुझे यहाँ लिखना चाहिए था टी कैपिटल। स्पेसिस यूज नहीं करते जी, डेटाबेस में वाइट स्पेस एज ए कैरेक्टर ली जाती है, ठीक है, वाइट स्पेसिस हमने यूज नहीं करनी है। और जो पहला लेटर, पहला डिजिट, पहला वर्ड, तीनों बातों में डिजिट है, लेटर है, नंबर है, तो आपने वो कैपिटल लिखना है, कोई सिंबल्स यूज नहीं करने इसमें, खास तौर पे एट द रेट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये फंक्शन चला देते हैं। फिर इन नंबर से बकायदा फंक्शन चलते हैं डेटाबेस में, सिंबल से, एट द रेट ईमेल के लिए होता है, प्लस माइनस आपको पता है कि ऑपरेटर्स हैं। तो नेमिंग कन्वेंशंस में ये यूज नहीं करने, कैपिटल और स्मॉल का ख्याल करना है। अगला वर्ड शुरू हो रहा है, मैंने स्पेस नहीं दिया, टेस्ट बड़ा, कैपिटल डब्ल्यू, फिर डीबी, डी बड़ा, ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। ये हैं जी नेमिंग कन्वेंशंस, जो कि किसी भी फील्ड को, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। हाँ, डाल सकते हैं। समटाइम्स ये तो हमने अभी जस्ट एक डेटाबेस क्रिएट की है, जब हम फील्ड्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, यहाँ इस डेटाबेस के अंदर अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो इसकी जितनी ऑप्शंस है वो यहाँ आ जाएंगी। हमने सबसे ज्यादा इसको यूज करना है, टेबल्स को, डेटाबेस को एक्सपेंड किया, उसके अंदर टेबल्स को एक्सपेंड करना है। और न्यू टेबल बनाने के लिए हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, टेबल्स के ऊपर, न्यू टेबल। नेमिंग कन्वेंशन से पता चलना चाहिए, ये नेम डेटाबेस का है, ये नेम टेबल का है, ये एक फील्ड का है, फील्ड जो हम कॉलम्स बनाते हैं, कॉलम्स नेम। अब सबसे पहले कॉलम नेम, हमने जो सबसे पहला टेबल बनाना है, एक चीज अपने माइंड में रख लीजिएगा, आईडी हर एक टेबल में लाजमी एक कॉलम बनाना है आपने, चाहे उसका लिंक हो आपके काम से चाहे ना हो, जो भी काम करना है उसमें बेशक से यूनिक कॉलम आ रहा हो। आईडी बेसिकली हम कॉलम बनाते हैं यूनिक किसी भी ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक यूजर ने अपना
यूजर नेम पासवर्ड रखना है और सेव करना है, वो एक ट्रांजैक्शन, दूसरे ने दूसरा। इसी तरह किसी ने अगर ऑनलाइन बिल भेजना है, हर पर्सन ने अपना अपना बिल भेजना है, किसी ने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, हर पर्सन ने अपनी अपनी करनी है। वो इट सेल्फ यूनिकनेस है उसके अंदर, क्यों यूजर नेम डिफरेंट होता है या CNIC या मोबाइल डिफरेंट होता है, वो यूनिकनेस तो है, लेकिन डेटाबेस की आपस में कनेक्टिविटी भी होती है, रिलेशनशिप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। डेटाबेस के आपस के यानी कि टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए हम आईडी का कॉलम बनाते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है डाटा टाइप। डाटा टाइप में हमने डाटा के एंटर करने की टाइप्स बतानी होती हैं कि किस टाइप का डेटा हमने एक फील्ड में एंटर करना है। क्या नंबर्स ऐड कर रहे हैं, क्या अल्फ़ाबेट्स ऐड कर रहे हैं, क्या कैरेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, क्या ईमेल ऐड कर रहे हैं, क्या टाइम ऐड कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं। आप लोग खुद ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं जब साइन अप बना रहे हैं, कितनी ऑप्शंस आती हैं? 4 से 5, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर। अब इसके अंदर जो टाइप है यूजर नेम में मिली जुली है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स और नंबर्स। इसी तरह पासवर्ड है, उसके अंदर भी मिक्स आ रहा है, लेकिन जिस जगह सिर्फ नंबर्स आने हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीजर्स। एक डाटा टाइप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आते हैं, नंबर्स। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, C# लैंग्वेज की या किसी भी लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि उसमें जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स में, नंबर्स में और कैरेक्टर्स में आती हैं, वो स्ट्रिंग में आ जाएंगी। स्ट्रिंग का नाम चेंज कर दो। डेटाबेस में स्ट्रिंग को varchar या nvarchar कहते हैं, काम वही है। अगर लैंग्वेज में लिखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, अगर किसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल्स आ जाते हैं, अल्फाबेटिक्स, न्यूमेरिक्स और सिंबल्स। ये nvarchar ये एक सेम चीज है या कुछ नहीं, डिफरेंट है। varchar और nvarchar जब हम ऑपरेशंस कर रहे होंगे ना, ये रिमाइंडर आपने लाजमी करवाना है कि इसका डिफरेंस बताएं। अभी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना लिख लेंगे, इसमें नंबर्स, कैरेक्टर्स और सिंबल्स आते हैं। तो आईडी में हमने सिर्फ नंबर्स रखने हैं, हम नहीं रखेंगे, वो डेटाबेस सर्वर खुद रखेगा। कैसे? पहले यहाँ पर हम इंटीजर सिलेक्ट कर लेंगे या टाइप भी कर सकते हैं हम इंट, और लास्ट ये जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ है अलाउ नल्स। अलाउ नल्स का मतलब क्या है कि हमने इस फील्ड में क्या खाली छोड़ सकते हैं इस फील्ड को। जब भी बटन क्लिक हो, यहाँ ट्रांजैक्शंस पूरी हो, तो क्या सपोज यूजर नेम वाला खाना है, यूजर जब उसको बगैर लिखे एंटर करे तो क्या उसको वो एंटर होने दे लॉगिन में या कोई एरर आए। इसीलिए कोई भी फील्ड हो, जरूरी नहीं है यूजर नेम, हम बहुत सारी फील्ड यूज करेंगे। कौन सी ऐसी फील्ड है जो ऑप्शनल रखनी है? समझ में आ गया? ऑप्शनल, तो जो ऑप्शनल रखनी होगी फील्ड हमें, उसको हम चेक कर देंगे। आईडी हमने बिल्कुल भी खाली नहीं रखनी किसी भी सूरत में, इसलिए अलाउ नल वाला चेक अनचेक कर देंगे। क्लियर है जी ये बात? दूसरा हमने जो कॉलम रखना है, यूजर नेम, क्योंकि एक ही वर्ड है इसलिए मैंने N कैपिटल नहीं लिखा, ये चीज थोड़ी सी ख्याल में रखनी है एज ए प्रोफेशनल। अच्छा, nvarchar क्या है ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये ब्रैकेट्स के अंदर इसके कैरेक्टर्स के नंबर्स हैं। कैरेक्टर 1 2 3 4 5 ABCD, कोई सिंबल, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, @ ये एक एक कैरेक्टर है। इस फील्ड में जो हमने बनाई है,
50 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। अब इसी कैरेक्टर्स की बेस पे आपको n varchar और varchar समझाऊंगा, ये माइंड में रखना है लाजमी। लेकिन ये अभी समझ में नहीं आएगा जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे, यहाँ डाटा सेव कर रहे होंगे। फिर हमने ये फील्ड भी ऑप्शनल नहीं रखनी, इसलिए अलाउ नल खत्म कर दें। हर बंदे से हमने यूजर नेम पासवर्ड लेना ही लेना है। मोबाइल नंबर जो है वो हम ऑप्शनल रख देते हैं। अब मोबाइल अलहदा वर्ड है और नंबर अलहदा वर्ड है, स्पेस दिए बगैर एन कैपिटल। इसको अलाउ नल चेक रहने देंगे। कंट्रोल एस से भी सेव होता है, या ये देखेंगे आप, ये भी सेव का बटन है। टेबल का नेम कैसे रखना है हमने, उन्होंने ऑप्शन भी बताई हुई है। टेबल 1 हम शॉर्ट फॉर्म करके अंडरस्कोर ठीक है जी, ये आपका पहला टेबल क्रिएट हो गया। एनी क्वेश्चन? अगर आप कहें कि समझ में नहीं आया, यहीं से डिलीट करके दोबारा बना लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। सही है, अगर हमने एक कंडीशन लगानी है मोबाइल के अंदर, यूजर ने जब यूजर अपना नेम एंटर करता है वो 4 फैक्टर बस उसके ज्यादा ना लिखे, तो इसके लिए कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। दो तरह की कंडीशंस होती हैं, वो यूजेज के टाइम पे सभी लोग गौर करेंगे। ये कंडीशंस नहीं है, ये क्या है, वैलिडेशन। लिख लो, वैलिडेशंस की मुख्तलिफ टाइप होती हैं। जर्नली 2 टाइप्स हैं, एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन, एक सर्वर साइड वैलिडेशन। एक सेकंड के लिए बात को फोकस करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों ने आंसर करना है। 5 फील्ड है एक पेज पे जो यूजर ने बार बार एंटर करनी है। सर्वर पर कनेक्टिविटी होती है, डेटाबेस में सर्वर के साथ कनेक्टिविटी होती है। वो कोड, वो लाइंस ऑफ कोड कनेक्शन स्ट्रिंग को पढ़ते हुए आपका डाटा देते हुए। अब मैं कहानी फिर से सुनाऊंगा। साइन अप करेंगे, माइंड में सारे लेकर आएंगे साइन अप का पेज। 4 से 5 फील्ड हैं, यूजर नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, एड्रेस लिखा और ईमेल एड्रेस लिखा। 5 चीजें लिखी, ठीक है। अब वैलिडेशन अगर लगाई हुई है सर्वर साइड से, वो 5 चीजें लिखने के बाद साइन अप का बटन दबाया तो कनेक्टिविटी हो रही है साइन अप से या सर्वर से, और फिर वो कोड्स और वो इंस्ट्रक्शंस जारी हैं सर्वर पे। टाइम लगता है, बेशक से कम लग रहा है, बोलने में ज्यादा लग रहा होगा मुझे, इससे भी कम लगता है, लेकिन आप ही तो टाइम है। वो सारी इंफॉर्मेशन उठ के जाएंगी सर्वर के पास, एक फील्ड चेक होगी। चेक लगा होता ईमेल के लिए 7 का, ओके यस। पासवर्ड के लिए 4 का लगा होता, नहीं 3 का लगा होता, कैंसिल। वहीं से सारी ट्रांजैक्शन वापस, जाने का टाइम, वापस आने का टाइम वेस्ट। हल क्या है, सर्वर साइड को छोड़ के क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन लगाओ। जिस टाइम यूजर एंटर कर रहा है वो क्लाइंट साइड होती है जहां क्लाइंट काम कर रहा है। जैसे ही उसने पासवर्ड के अंदर 4 लिखे हैं या 4 लिखने हैं, 8 लिखने हैं, वहीं पे एरर आता है। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है या सर्वर साइड की वैलिडेशन ज्यादा अच्छी है? वो साइट ऐसी भी होंगी जो कि सर्वर साइड के ऊपर लेकर जाती है। वो क्या है, एग्जांपल सुनिए। आपका नेम क्या है, आपके नाम से और होंगे दुनिया में। अगर आपने अपना यूजर नेम रखा nadeem@gmail.com, यूजर नेम दिया उसके अंदर, अब किसी और ने भी वो रखा, फिर उसको सर्वर पर जाने की जरूरत है। उनके पहले वाला जो नदीम है उसको चेक करने के लिए उसने डेटाबेस के अंदर ढूंढना है। वो कौन सी वैलिडेशन होगी, कौन सी वैलिडेशन होगी? सर्वर साइड। दोनों चाहिए हमें, लेकिन उनके सेटिंग डिफरेंट है। ठीक हो गया?
लेकिन ये वैलिडेशन इधर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अप्रोच ठीक नहीं है ना। आप खुद सेंस करो कि ये जो करेक्टर्स मैयर हो रहे हैं ये यहाँ पर क्यों लगाते हैं, उसकी वजह बता देता हूँ आपको। यूजर ने ज्यादा से ज्यादा कितना डाटा एंटर करना है स्ट्रिंग में। यूजर नेम के अंदर 50 करेक्टर्स का कोई यूजर नेम होता ही नहीं, हम उसको 20 करेंगे या 30 करेंगे। अब अगर इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन पूछ ही लिया आपने तो varchar और varchar का भी यही फर्क है। जो varchar है वो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना, कौन सी एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक पर्सन ने 10 कैरेक्टर्स का यूजर नेम लिखा, बाकी 40 कैरेक्टर 50 लिखा हुआ था, बाकी 40 कैरेक्टर वेस्ट ना हो तो हम varchar यूज करते हैं। varchar वो एम्प्टी स्पेसेस को खत्म नहीं करता, वो आपके डेटाबेस में कहीं ना कहीं जगह जाया जा रही होती है। varchar वो एम्प्टी स्पेसेस जो कैरेक्टर्स हमने रेंज डिफाइन की होती है पूरी वो यूज ना हो रही हो रेंज, तो एक्स्ट्रा स्पेस को एक varchar और varchar करते हैं। तो हमने अभी जैसे पासवर्ड में 50 कैरेक्टर सेट किए हैं, डिफॉल्ट में फिलहाल मतलब वैसे सेट किए हाँ। हैं सर। इसमें वो कुछ करते हैं कि इसमें कंडीशन लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 तक इसमें पासवर्ड दिया 5 टाइप किया तो दिखा देता है ये आपका पासवर्ड यूनिक है। अगर आपने 3 किया तो दिखा देगा मॉडरेट पासवर्ड है, उसके बाद जब आप 20 या 25 से एग्जांपल दे दो तो दिखा देगा स्ट्रांग पासवर्ड। वो क्लाइंट साइड से वो होगा से लेकिन यहाँ पर तो नहीं शो हो रहा ना, यहाँ पर हम देख बता रहे हैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। जब हम क्लाइंट साइड पे जाएंगे, यानी कि हमने जब इसका इंटरफेस डिजाइन करना है, जब हम फील्ड बनाएंगे वहां आपको वो कोडिंग बता दूंगा। सर्वर साइड पे लेंगे ना, क्लाइंट साइड पे लेंगे। टाइपिंग कहाँ हो रही है, उसने सर्वर से तो नहीं चेक करना, सिर्फ एक ही क्लाइंट को बताना है ना, किसी से कंपेयर तो नहीं करना ना कि उसने स्टाइल लिया था आपने स्टाइल तो कोई भी किसी तरह कर सकता है, तो उसने क्लाइंट साइड पे ही बुलाना है। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं पता तो किसी से पूछ लिया तो पूछ लिया, क्लाइंट साइड पे। कोई और सवाल जी? सीआर साहब, यस सर। कोई क्वेश्चन है? यस सर। क्वेश्चन किया करें। हाँ, डू नॉट यूज टिक टिक। आईडी के ऊपर क्यों लगानी है? क्योंकि मैंने ये बताया कि ट्रांजैक्शंस दूसरे लोगों की तो आपस में मुख्तलिफ हैं ही, बट इसके अलावा भी हमने टेबल्स बनाने हैं डेटाबेस में, ठीक है, जहां पर यही वाला डाटा दोबारा यूज हो रहा होगा। किस यूजर नेम वाले यूजर ने किसको किस ईमेल एड्रेस पे मैसेज सेंड किया, तो ईमेल एड्रेस या सेंड करने वाला टेबल अलग बनेगा चैटिंग का, जिसके अंदर चैट आईडी, मैसेज आईडी, मैसेज कंटेंट, टेक्स्ट जो लिख रहे हो आप वो कंटेंट कहलाता है, किसको सेंड किया, सेंडर नंबर, रिसीवर नंबर, ये सब एक चैट के टेबल के अंदर बनता है। क्योंकि फेसबुक सभी लोग यूज करते हैं इसलिए मैं उसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब हमने वो चैटिंग वाला टेबल बनाना होगा उसके लिए यहाँ डेटाबेस बननी होगी, तो उसके अंदर यूजर नेम भी यूज होगा दोबारा से, तो वो दो टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप बनेगा। जो भी बनेगा उसकी टाइप्स होती हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, इतना काफी है अभी स्टार्टिंग के लिए कि दो टेबल्स ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होगी। तो उसके अंदर आपस में कम्युनिकेशन को कोलैप्स ना करें, इसलिए हम हर टेबल को आईडी का एक कॉलम दे देते हैं। अब हमने इसको ना यूज करना है, यूजर ने आपने कभी साइन अप के टाइम पे अलग से आईडी दिया है किसी को, वो ऑटो जनरेटेड होना चाहिए, यूजर को नहीं देना, ये ना ही बताना है, हिडन रखना चाहिए यूजर से। अब ऑटो इंक्रीमेंट होती कैसे है एसक्यूएल सर्वर में वो देख लो। जिस कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट्स पे लगाना हो राइट क्लिक करेंगे, प्राइमरी की। अगर ये भी नहीं करना चाह रहे, प्राइमरी की फंक्शनैलिटी बिल्कुल ऐसे हैं कि इस पूरे टेबल में इस वाले कॉलम को यूनिक बना दिया जाए। नंबर 1, इसमें अब कभी सेम डेटा आएगा ही नहीं प्राइमरी की बनाने से। प्राइमरी की इतनी इंट्रोडक्शन काफी है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो गए। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसी कॉलम की प्रॉपर्टीज यहाँ आ रही है, कॉलम प्रॉपर्टीज के नाम से। इसमें एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन होगा, ये रहा।
इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे, इसको आपने यस कर देना। जैसे ही यस किया है, नीचे ऑप्शन आ गया है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1, और इसके बाद कंट्रोल एस लाजमी कर देना है। एसक्यूएल सर्वर में एक डॉट भी चेंज करते हो तो कुछ सेव करना पड़ता है, ऑटो सेव नहीं है। विजुअल स्टूडियो में ऑटो सेव है। कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। ऑप्शन या एरर क्या है, सभी के पास आएगा। सेविंग चेंजेस इज नॉट परमिटेड। जो टेबल आपने एक दफा बना लिया उसमें सेव या चेंजेस नहीं कर सकते, उसको ठीक करने के लिए। ये डिजाइनर के अंदर ऑप्शन है जो कि चेक हुआ है। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, यहाँ ब्लरी है। प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर्स टेबल रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन एडिट। इसको हमने करना है अनचेक। दोबारा से ऑप्शन, क्योंकि इसका इंटरफेस हर वर्जन में चेंज होता है। मैं यूजुअली 2014 यूज़ कर रहा होता हूँ तो उसमें डिज़ाइनर आसानी से नजर आया था। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे इसलिए देर लगी है। दोबारा बता देता हूँ। ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है टूल्स। ऑप्शंस लिख लेंगे कि हमने एक टेबल को चेंजिंग्स किस तरह से अलाउ करनी है। ऑप्शंस में जाके डिजाइनर और इसको अनचेक करके ओके कर देंगे। अब दोबारा से सेव करना है क्योंकि हमने इंक्रीमेंट वाली ऑप्शन लगाई थी तो एरर आ गया था, और एरर को ख़त्म किया फिर दोबारा से सेव करना है। ठीक हो गया जी। ये है कंप्लीट एक टेबल बनाने का तरीकाकार, जो कि आज कंप्लीट हो गया फाइनली। नेक्स्ट जो हमने काम करना होगा उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे सबसे पहले, बल्कि उससे भी पहले हम एक क्लास बनाएंगे C# में। उस क्लास के बाद हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, फिर कुछ कोडिंग करेंगे जिसके ज़रिए से वो क्लास में जो एंटिटीज़, अब वो एंटिटीज़ हमने यहाँ पर बना ली हैं, इसी नेम से ही वहाँ हम क्रिएट करेंगे वो एंटिटीज़। वही एक एक टेक्स्ट बॉक्सेस में जाएंगी और ऑपरेट करने के लिए यही वाले नेम्स यूज़ होंगे। नेम चेंज करना सबसे बड़ी गलती होती है। जो नेम आपने एक टाइम में स्टार्ट किए हैं, अप्रोचेज़ हैं, जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं वो डेटाबेस फर्स्ट है, कुछ होती हैं कोड फर्स्ट, और तीसरी है डिज़ाइन फर्स्ट। हमने डेटाबेस फर्स्ट यूज़ किया है। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ना, तो वो जो नेमिंग कन्वेंशंस हमने यहाँ पर स्टार्ट की हैं, हम 2 से 3 जगह पर इसको यूज़ करेंगे। दूसरी जगह जहाँ हमने क्लास बनानी है, तीसरी जगह जहाँ हमने कोडिंग करनी है, चौथी जगह जहाँ हमने इसका डिज़ाइन बनाना है, इंटरफेस बनाना है। सभी में यूज़र नेम के लिए यूज़र नेम ही यूज़ होता रहेगा, आप देखते रहेंगे। ठीक हो गया जी, कोई सवाल? ओके जी, बस इतना ही था जी आज का। इस तरह से एक और टेबल बना के उसको इसके साथ लिंक करना है, तो उसके लिए क्लास नहीं चाहिए। नहीं, सिर्फ क्लास के अंदर कॉल करवाने का कोड लिखना चाहिए।